नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम जो है अम्ल और क्षार लवण के बारे में जो है हम बात कर रहे थे और उसके अंतर्गत जो है हमने पीएच स्केल के बारे में बात की थी। तो आज हम आपके सामने नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं, जो है अम्ल और क्षार की विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने जो मत दिए थे, अलग अलग प्रकार की जो थ्योरी दी थी, संकल्पनाएं, उन संकल्पनाओं के बारे में हमने जो है आज बात करनी है। देखिए, आर्यनीय संकल्पना हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। ये जो देखिए आर्यनीय संकल्पना जो है, एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था आर्यनियस। आर्यनियस नाम के एक रसायनज्ञ थे जिन्होंने 1887 में अम्ल और क्षार की जो है आर्यनीय संकल्पना दी थी। इन्होंने क्या कहा कि वे सभी पदार्थ अम्लीय हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन जो है देते हैं। यानी कि जब किसी भी पदार्थ का हम जलीय विलयन का जो है विद्युत अपघटन करें तो हमको जो H+ आयन प्राप्त होता है, तो वे पदार्थ जो होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय पदार्थ होंगे। और जो पदार्थ जलीय विलयन के विद्युत अपघटनीय विधि में जो है हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि जो OH- आयन जो देते हैं, वो कहलाते हैं जो है क्षारीय। तो देखिए, बात करते हैं आर्यनीय संकल्पना की। अम्ल के बारे में क्या कहा इन्होंने? देखिए, इन्होंने अम्ल के बारे में कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे तो कहलाते हैं अम्ल। और वे पदार्थ जलीय विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे कहलाते हैं क्षार। ठीक है। ये जो हमको जो आर्यनियस ने जो अपनी संकल्पना दी, वो ये थी कि वे पदार्थ जो विद्युत अपघटन करते हैं जिन पदार्थों का, तो उनके जलीय विलयन में जो H+ आयन देते हैं वो तो होते हैं अम्ल, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वे होते हैं क्षार। आगे बात करते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स की। देखिए, जब इनके एग्जाम्पल्स हम लेवें, यानी कि अम्ल के उदाहरण यदि हम लेवें, तो देखिए ये जो H+ आयन है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन जो है, यानी कि ये यहाँ पर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सॉरी मुक्त प्रोटॉन। अब ये क्या करेगा, जल से संयोजित होकर के, जल के साथ में जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, यानी कि H+ H2O मिलकर के क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें हम जो है अम्ल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें HCl अम्ल के जलीय विलयन का, यदि हम विद्युत अपघटन करें, तो विद्युत अपघटन के अंदर जो है H+ और Cl- जो है आयन हमको प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पर H+ आयन प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जो जलीय विलयन है, ये कौन सी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति। और हम एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, जब HNO3 का जलीय विलयन जो है, HNO3 का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करें, इसको यदि हम तोड़ें, तो देखिए ये जो है H+ और
NO3 माइनस आयनों में विभक्त होता है, यानी कि ये भी किसकी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। एक और एग्जांपल ले रहे हम, देखिए H2SO4 जो है इसके जलीय विलयन का यदि हम अपघटन करें तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये भी जो है H प्लस आयन में विभक्त होगा और विभिन्न प्रकार से जो है हमको अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये सारे के सारे जो है जलीय विलयन है। अगली बात करते हैं एक और अम्ल की, यानी कि CH3COONA। ठीक है, यहां पर हम इस अम्ल की बात करें तो देखिए CH3COOH यानी कि हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो जब इसका जो है हम जल अपघटन करवाएंगे, जलीय विलयन का अपघटन हम करवाएंगे तो हमको जो है CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन हमको प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कौन सी प्रकृति का है, H प्लस आयन आ रहा है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का है। और एग्जांपल ले रहे तो देखिए H2CO3 के जलीय विलयन का हम जल अपघटन करें तो देखिए ये भी H प्लस आयन और HCO3 में विभक्त होता है, यानी कि ये भी किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है और ये है कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो हमने विभिन्न एग्जाम्पल लेकर के देखा कि जो जलीय अपघटन जब उनका किसी पदार्थ का करते हैं और वे यदि हमको H प्लस आयन यदि देते हैं तो वे कौन से पदार्थ होंगे, वे पदार्थ होंगे जो है अम्लीय पदार्थ। ये थी आरएनएस की संकल्पना। देखिए ये जो जलीय अपघटन के अंदर जो H प्लस आयन जो मुक्त प्रोटॉन है ये जो है जल के साथ में संयोजित होकर के हाइड्रोनियम आयन के साथ में रहता है। अब अगली बात करते हैं कि प्रबल अम्ल और जो है दुर्बल अम्ल आरएनएस के अनुसार किस किस को कहा गया था। तो देखिए जब जल अपघटन हम करते हैं, विद्युत अपघटन जो किया जाता है, जल विद्युत अपघटन किसी पदार्थ का किया जाता है और यदि वे जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जो पूर्णतया आयनित हो जाते हैं वे तो होते हैं प्रबल अम्ल, और जो पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते हैं, जो पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं वे कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की भी जो है यहाँ पर डिस्कस उन्होंने की। इन्होंने क्या कहा कि जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाएंगे वे तो होंगे प्रबल अम्ल, और जो पूर्णतया आयनित नहीं होंगे वे होंगे दुर्बल अम्ल। और जब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात करें तो देखिए जो HCl है, H2SO4 है या फिर HNO3 अम्ल है, ये है प्रबल अम्ल। और यहाँ पर बात करें कि CH3COOH और H2CO3 है, ये है यहाँ पर दुर्बल अम्ल। अब अगली हम जब बात करें तो अगली बात आती है क्षार के बारे में। तो क्षार के बारे में आर्हेनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में जलीय अपघटन जब उन पदार्थों का हम करते हैं तो यदि हमको OH माइनस आयन जब प्रदान करते हैं, देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम क्षार की, यानी कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसको कहा गया कि वे पदार्थ जो जल अपघटन करने पर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, वे कहलाते हैं क्षार। क्षार के यदि हम एग्जांपल देखें,
क्षार के उदाहरण यदि हम देखें तो देखिए NaOH के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन यदि हम करें, जलीय अपघटन इनका करें तो देखिए ये जो है Na+ और OH- आयनों में विभक्त हो जाता है। KOH का जलीय अपघटन करें तो ये भी जो है K+ और OH- आयन में विभक्त हो जाता है। और अगला एग्जांपल यदि हम लेवें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यदि हम जलीय अपघटन करें तो ये भी जो है Ca+ और OH- आयन में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर OH- जो है कि 2 अणु काम में लिए जाते हैं। अब यहाँ पर और एग्जांपल की बात करें तो देखिए NH4OH का यदि हम जल अपघटन करें तो हमको NH4+ OH- आयन हमको प्राप्त होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है हम बात करते हैं OH- हाइड्रोक्सिल आयन की, तो जो जल अपघटन करने पर जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन जो देते हैं, वे पदार्थ क्या होते हैं? क्षारीय पदार्थ होते हैं। अब अम्ल की तरह वो बात यहाँ पर भी इन्होंने लागू की कि वे जो पदार्थ जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, वे तो प्रबल क्षार, और जो पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते हैं, जो पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते हैं, वे हैं आपके दुर्बल क्षार। यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए प्रबल जो है क्षार के अंदर उदाहरण आ जाएंगे आपके KOH, NaOH, और दुर्बल क्षार में आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे NH4 है, NH4OH, MgOH2 आदि इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने आर्यनीय संकल्पना के अंदर जो है महत्वपूर्ण बात ये की कि जो जल अपघटन होने पर जो H+ आयन देंगे वो तो है अम्ल, और जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वे है क्षार। लेकिन इससे जो है आगे ये संकल्पना कहाँ तक जो है सीमित थी या फिर असीमित थी, आगे के जो है उदाहरणों में ये अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकती थी या फिर नहीं दे सकती थी, तो हम बात करते हैं आगे की। देखिए जब इन्होंने जब ये बात कही तो ये जो है आगे के जो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए, यानी कि यहाँ पर जो है हम H+ और OH- आयन की बात कर रहे हैं। जब H+ और OH- यानी कि हाइड्रोजन विहीन, यानी कि जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो है हाइड्रोजन आयन नहीं उपस्थित हो, और वो भी यदि अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है तो क्या हम उनको अम्ल कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे? और यदि कोई हाइड्रोक्सिल आयन जो है विहीन कोई भी पदार्थ है, यानी कि OH- जिसके अंदर उपस्थित नहीं है, तो हम उसको यदि है क्षार कहेंगे या फिर न कहेंगे, इसके बारे में ये कुछ भी जो है स्पष्ट नहीं कर पाए। तो देखिए इनके जो है ये जो संकल्पना थी, इनके अंदर सीमा इनकी क्या रह जाती है, इनके अंदर जो है कमी क्या रह जाती है, उसकी बात हम करते हैं। देखिए इनके जो है संकल्पना के अंदर एक कमी ही रह गई थी कि H+ आयन विहीन जो है पदार्थ या फिर OH- आयन विहीन जो है पदार्थों के बारे में जो है विभिन्न प्रकार से इनकी के विहीन पदार्थों के बारे में उनकी अम्लीयता व क्षारीयता के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका। तो इसकी संकल्पना जो है यहाँ पर जो है खारिज कर दी गई। खारिज नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी संकल्पना
इनकी जो थी थ्योरी, इनमें कुछ सीमा लांघ दी गई। जब सीमा लांघ दी गई तो अन्य वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने अपने अपने मत जो है यहाँ पर जो दिए, तो उनके मत के अंदर हमारे और एग्जाम्पल आता है आगे ब्रांस्टेड लोरी की संरचना। देखिए ब्रांस्टेड लोरी ने जो संकल्पना दी थी वो क्या संकल्पना थी, तो हम उनके बारे में जो है अब बात करने जा रहे हैं। अपना हम लेते हैं ब्रांस्टेड लोरी संरचना। ब्रांस्टेड लोरी संकल्पना। देखिए ये जो थ्योरी थी संकल्पना, इस संकल्पना को डेविस रसायनज्ञ जोहान्स ब्रॉन्स्टेड व अंग्रेज रसायनज्ञ थे एक, जिनका नाम था एम लोरी ने दी थी। इन्होंने जो है ये संकल्पना दी थी कि जो अम्ल होते हैं प्रोटॉन दाता, और जो क्षार होते हैं वो क्षार होते हैं प्रोटॉन ग्राही। इन दोनों ने जो ब्रॉन्स्टेड लोरी जो संकल्पना दी, इन्होंने अम्ल को प्रोटॉन दाता कहा और क्षार को क्या कहा, प्रोटॉन ग्राही। इन्होंने जो है संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार की अवधारणा दी थी। ठीक है, अब इस संकल्पना के अंदर जो है इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार से यहाँ पर इन्होंने जो है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा दी। इन्होंने जो है Ha+ जो है Ha+ B gives A- प्लस Hb+। यहाँ पर जो है Ha और B+ Hb+, इनको दोनों को अलग अलग नाम दिया गया। इनको कहा संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, और H+ Hb+ का नाम दिया क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म। ठीक है, अब इन्होंने जो है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा जब दी, तो हम एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए जो जल है और अमोनिया NH3 जो है, इसका जलीय विलयन जब इनकी अभिक्रिया आपस में करवाएं, तो देखिए यहाँ पर जो है प्रोटोनों का आदान प्रदान होता है और NH4+ प्लस OH- हाइड्रोक्साइड आयन जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर H2O से यहाँ पर जो है हम OH- की बात करें तो ये जो है जल प्रोटॉन यहाँ पर देता है, और यहाँ NH3 से NH4+ की बात करें तो ये प्रोटॉन लेता है। ठीक है, यहाँ पर जो है जल जो है प्रोटॉन दाता है, और जल जब प्रोटॉन दाता है तो जल प्रोटॉन दाता होने के कारण ये क्या है, यहाँ पर जो है अम्ल है, और अम्ल जो है प्रोटॉन को देकर के जो है संगत क्षार का निर्माण, संगत
सार यानी कि OH माइनस का निर्माण करता अम्ल यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन दाता है, और ये यहाँ पर संगत सार OH जो है बनाते हैं, जिसे हम संयुग्मी सार कहते हैं, संयुग्मी सार कहते हैं। और जो अमोनिया जो है NH जो है 3 है, ये यहाँ पर प्रोटॉन ग्राही है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन ग्राही है। और ये प्रोटॉन ग्राही जो है संगत अम्ल यानी कि NH4 पॉजिटिव का बनाते हैं, जिसे हम जो है संयुग्मी अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब अगली बात करें, देखिए जो NH3 से जो NH4 पॉजिटिव है, यानी कि अगली देखिए कि NH3 से NH4 पॉजिटिव और H2O से OH नेगेटिव, इनको जो है हमने क्या नाम दिया गया, जो है संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार नाम दिया गया, ठीक है। लेकिन जब इनकी आगे बात करें तो देखिए ये जो है केवल एक प्रोटॉन यानी कि एक H+ आयन की उपस्थिति के अंतर के कारण ही बनते थे। यदि एक और एग्जांपल हम यहाँ पर अन्य एग्जांपल एक और जब लेवें तो देखिए HCl के जलीय विलयन का जो है अपघटन हम करें, जल अपघटन करें, तो यहाँ पर Cl- और H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयन हम यहाँ पर निर्मित होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ये HCl यहाँ पर ये जो है प्रोटॉन दाता है, और H2O H3O पॉजिटिव यहाँ पर ये प्रोटॉन ये लेता है, ये प्रोटॉन देता है और ये प्रोटॉन लेता है, ठीक है। अब आगे जब हम इनकी बात करें तो ये जो संकल्पना थी कौन सी, ब्रांस्टेड लोरी, ये संकल्पना जो है अप्रोटिक अम्ल व जो क्षार हैं जैसे कि H2CO3 CO2 SO2 BF3 के बारे में कुछ भी जो है स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। ये जो संकल्पना थी प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही की, ये जो अप्रोटिक अम्ल होते हैं CO2 है, SO2 है, BF3 है, इनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन्ड नहीं कर पाई। तो इनके बाद में जो है एक और संकल्पना आई जिसे हम जो है लुईस अवधारणा कहते हैं। तो अगले सेशन में हम जो है लुईस अवधारणा और उनसे आगे के जो टॉपिकों के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।